हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसके अंदर हम यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 3 के अंदर हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स, बायनोमियल थ्योरम पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज पार्ट 3 के अंदर हम यूनिट 3 पूरी कंप्लीट कर देंगे और पार्ट 3 में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। हम टॉपिक कवर करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छे टॉपिक हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को शुरू करने से पहले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इस सिचुएशन का जवाब आप एंड में जाकर दे दोगे। मतलब अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से सुना तो आप इस सिचुएशन का जवाब खुद ब खुद दे दोगे। सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर 3 चेयर दे रखी हैं, 1 2 और 3 चेयर दे रखी हैं और 3 बंदे हैं, धोनी, विराट और रोहित। अब सिचुएशन ये है कि इन 3 बंदों को इन 3 चेयर्स पर हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं। दोबारा सुनो कि हम इन 3 बंदों को इन 3 चेयर्स पर कितने तरीके से बिठा सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम यही बात करने वाले होंगे कि कितने तरीके से, नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं सर। एक तरीका तो ये हो सकता है कि धोनी को मैं पहली चेयर पर बिठा दूं और विराट को दूसरी पर और रोहित को तीसरी पर। एक सिंपल तरीका तो ये हो गया, हर कोई यही करेगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं धोनी को जो है दूसरी वाली पर बिठा दे रहा हूँ, इस बार विराट को पहली पर बिठा दे रहा हूँ और रोहित को तीसरी पर ही रहने देता हूँ। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा ये है कि मैं धोनी को इस बार सबसे लास्ट में बिठा दे रहा हूँ, रोहित को सबसे पहले बिठा दे रहा हूँ और विराट को दूसरी वाली में बिठा दे रहा हूँ। इसी तरीके से कितने तरीके से इन 3 चेयर्स पर मैं धोनी, विराट और रोहित को बिठा सकता हूँ, इसी तरीके के सवालों का जवाब देता है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिकली हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर काउंटिंग्स की बात करते हैं। कैसी काउंटिंग सर? स्मार्ट काउंटिंग की बात करते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर 2 टॉपिक आते हैं। पहला है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इन 2 टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। ये अच्छे टॉपिक हैं तो इन्हें आगे समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। पहले वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब मैं बताता हूँ। ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर m डिफरेंट वेज हैं किसी एक इवेंट को करने के, क्या m डिफरेंट वेज हैं किसी एक इवेंट को करने के और दूसरे इवेंट को यानी अनदर इवेंट को करने के या अनदर काम को करने के n डिफरेंट वेज हैं। अगर एक काम को करने के m डिफरेंट वेज हैं और दूसरे काम को करने के n डिफरेंट वेज हैं तो दोनों को एक साथ करने के, साइमल्टेनियसली करने के कितने तरीके होंगे सर? m/n तरीके होंगे। दोबारा सुनो, किसी एक काम को करने के m डिफरेंट वेज हैं और दूसरे काम को करने के n डिफरेंट वेज हैं तो दोनों को एक साथ करने के कितने तरीके होंगे सर? दोनों को एक साथ करने के तरीके होंगे m/n। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज यू हैव 3 पेयर्स ऑफ शूज एंड 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स। इन हाउ मेनी वेज कैन यू वेयर देम। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 जोड़ी तो हैं जूते हैं, 4 जोड़ी सॉक्स हैं, तो हम उन्हें कितने तरीके से पहन सकते हैं। देखो 3 जोड़ी जूते यानी 3 पेयर्स ऑफ शूज़ को तो हम 3 तरीके से पहन सकते हैं और सर 4 जोड़ी मोजे यानी 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स को सर हम 4 तरीके से पहन सकते हैं। दोनों को एक साथ कितने तरीके से पहन सकते हैं सर? दोनों को हम एक साथ 3 × 4 तरीके से पहन सकते हैं। यही कहता है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसका मतलब हम 12 तरीके से, कितने 12 वेज से हम पहन सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ शूज़ एंड 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स को। अब बात करते हैं फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। किसकी? फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल काउंटिंग क्या कहता है। वीडियो को पॉज करें, इसको पढ़ लें एक बार। पढ़ लिया होगा, अब मैं बताता हूँ क्या कहता है। फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर m डिफरेंट वेज हैं एक काम को करने के, एक इवेंट को करने के m डिफरेंट वेज हैं और n अदर डिफरेंट वेज हैं सेम इवेंट को, उसी काम को करने के और n अदर डिफरेंट वेज हैं तो दोनों को करने के कितने तरीके होंगे। क्या? द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन डन। मतलब उस काम को करने के कितने तरीके होंगे सर? उस काम को करने का टोटल तरीके m+n होंगे। कितने? m+n होंगे। दोबारा सुनो, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है अगर किसी एक काम करने को
तरीके जो m डिफरेंट वेज हैं, और उसी काम को करने के तरीके दूसरे तरीके n डिफरेंट। तो दोनों को करने के कितने तरीके होंगे सर? फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल कहता है दोनों को करने के तरीके होंगे m प्लस n। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए, ये कह रहा है सपोज ए बेकरी हैज ए सिलेक्शन ऑफ 20 डिफरेंट कपकेक्स एंड 10 डिफरेंट डोनट्स, 15 डिफरेंट मफिन्स। इफ यू आर टू सेलेक्ट ए टेस्टी ट्रीट, हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ स्वीट्स कैन यू चूज फ्रॉम। इसमें बात कर रहे हैं एक बेकरी है जिसके अंदर 20 डिफरेंट तो कपकेक्स हैं और 10 डिफरेंट डोनट्स हैं, 15 डिफरेंट मफिन्स हैं। तो हम उसमें कितने तरीके से हम टेस्टी ट्रीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम टेस्टी ट्रीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने का तरीका ये होगा, एक तो हम 20 डिफरेंट कपकेक्स हो सर, हम 20 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और 10 डिफरेंट डोनट्स को भी 10 तरीके से कर सकते हैं, और 15 डिफरेंट मफिन्स को 15 तरीके से कर सकते हैं। टोटल कितने तरीके से हम टेस्टी ट्रीट को सिलेक्ट कर सकते हैं सर? टोटल हम प्लस कर देंगे सर, कितना हो जाएगा सर? जब हम इससे प्लस करेंगे तो 45। तो हम 45 तरीके से 45 तरीके से हम टेस्टी ट्रीट को चूज़ कर सकते हैं, यानी स्वीट को चूज़ कर सकते हैं। ये होता है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आगे बढ़ते हैं। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, दोनों को एक साथ डिफरेंस समझ लेते हैं। पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला देख लो, बस अभी दर्शन कर लो फॉर्मूले को, इसकी बात हम आगे करेंगे। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है, कॉम्बिनेशन का ये होता है। एक और बात, ये जो परमुटेशन है उसको P से डिनोट करते हैं, और जो कॉम्बिनेशन है उसको C से डिनोट करते हैं। क्या? परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला अभी बस दर्शन कर लीजिए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। परमुटेशन क्या है सर? परमुटेशन अरेंजमेंट है आइटम्स का। क्या? परमुटेशन अरेंजमेंट है आइटम्स का। और कॉम्बिनेशन क्या सर? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है आइटम का। कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्ट करते हैं आइटम को, और परमुटेशन में हम अरेंज करते हैं आइटम को। परमुटेशन में अरेंज करते हैं, कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करते हैं। और परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करता है, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब है, मान लो इस लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर ये 5 बंदे अरेंज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं जो दूसरा वाला बंदा उसे यहाँ पर खड़ा कर दूं, क्या दूसरे वाले बंदे को हम पहले वाले से आगे खड़ा कर दूं, तो अब किस तरीके से अरेंज होंगे सर? अब दूसरा वाला पहला आ गया, पहला वाला दूसरे की जगह पे आ गया, और 3 4 5 सर इसी तरीके से। इसका मतलब जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज करा, जैसे ही मैं दूसरे वाले को पहले ले गया, तो हमारा अरेंजमेंट चेंज हो गया। क्या? हमारा अरेंजमेंट चेंज हो गया। अरेंजमेंट क्या है सर? अरेंजमेंट परमुटेशन है, यानी हमारा परमुटेशन चेंज हो गया। इसी वजह से कह रहे हैं परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, यानी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, यानी परमुटेशन चेंज हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 बंदे खड़े हुए हैं और हमें स्कूल के अंदर असेंबली कंडक्ट करानी है, और 2 बंदे इसमें से सिलेक्ट करने हैं। क्या? असेंबली करानी है स्कूल के अंदर हमें कंडक्ट, तो हमें 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं। हम कोई से भी 2 बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है हम पहले 2 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, या लास्ट वाले 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, या बीच वाले 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। कोई से भी 2 पकड़ लो, या इनको 2 पकड़ लो, या इन 2 को पकड़ लो, या इन 2 को पकड़ लो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन समझ में आया। आगे और बात करते हैं इसकी। अब परमुटेशन के अंदर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स। परमुटेशन के अंदर क्या? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज थिंग्स, मतलब कितनी तरीके से हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेज टू चूज थिंग्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ वेज टू चूज थिंग्स, मतलब कितने तरीके से हम चीज़ों को चूज कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में ये बात होती है। और ये बात कर चुके हैं हम कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आगे है दीज आर 4 लिस्ट, मतलब परमुटेशन की हम लिस्ट की बात करते हैं। परमुटेशन जो लिस्ट के लिए होता है, जैसा कि आपने देखा था इसमें अरेंजमेंट होता है, तो ये लिस्ट की बात करता है। और कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप की बात करते हैं। किसकी? कॉम्बिनेशन में ग्रुप की बात करते हैं। आगे देखते हैं परमुटेशन किस चीज़ का करते हैं, यानी अरेंजमेंट किस चीज़ का करते हैं। सर जो परमुटेशन हम पीपल का करते हैं, डिजिट्स का, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का, कलर्स का, इन चीज़ों का हम परमुटेशन करते हैं। और कॉम्बिनेशन किसका कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं सर हम मेनू, यानी फूड। जब रेस्टोरेंट में जाते हो, फूड का, यहाँ से मेनू का, उसमें आप कॉम्बिनेशन करते हो, यानी सिलेक्ट करते हो चीज़ों को कि मुझे ये खाना है या ये खाना है। क्लॉथ्स का, कपड़े पहनते हो तो सिलेक्ट करते हो मुझे ये वाले पहनने हैं या दूसरे पहनने हैं। सब्जेक्ट, जब आप 11th में जाओगे तो बायो लेनी है या मैथ लेनी है, सिलेक्ट करते हैं। टीम्स, इंडिया के लिए जब वर्ल्ड कप होता है उसमें टीम को सिलेक्ट करते हैं कि 11 के अंदर कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। और परमुटेशन में क्या कीवर्ड है सर? परमुटेशन में कैसे पहचानेंगे? परमुटेशन लगेगा जहाँ पर अरेंजमेंट
या अरेंज वर्ड दिखाई दे जाए वहाँ पे परमुटेशन लगेगा, जहाँ पे सेलेक्ट या चॉइस वर्ड दिखाई दे जाए वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात खत्म होती है। अब और आगे बात करते हैं इनकी अलग अलग। उससे पहले समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल फार्मूला, फैक्टोरियल का क्या मतलब है, क्या फैक्टोरियल का क्या मतलब है। फैक्टोरियल का ये फार्मूला लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल इजकल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है। फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, ये क्या, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये क्या, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। फैक्टोरियल को अब समझते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ टू फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है, टू फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है 2 × 1। इसका क्या मतलब है, 2 × 1, यानी 2 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, 2 को मल्टीप्लाई करा, पीछे कहाँ तक सर, 1 तक। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या मतलब है सर, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। क्या करा मैंने सर, 4 को उल्टी दिशा में मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ तक, 1 तक। ये फैक्टोरियल कहता है। फैक्टोरियल क्या कहता है, अगर 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 को मल्टीप्लाई करो उल्टी दिशा में, कहाँ तक, 1 तक। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 को मल्टीप्लाई करो उल्टी दिशा में, कहाँ तक सर, 1 तक। अगर 5 फैक्टोरियल कहते हैं सर, 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 फैक्टोरियल अगर कहे तो 5 को मल्टीप्लाई करना है उल्टी दिशा में, कहाँ तक, 1 तक। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 5 फैक्टोरियल होगा, ये होता है फैक्टोरियल। इस तरीके से फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल जैसे 1 की फैक्टोरियल की बात करें तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल अभी हमने देखा था 2 × 1 यानी 2 ही होगा। ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, इनकी तो याद कर ही लेना, कम से कम 5 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होनी चाहिए, और चाहो तो आप कैलकुलेट कर लोगे अगर वैल्यू याद नहीं है तो। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 यानी 6 वैल्यू हो गई। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 वैल्यू हो गई। इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 120। इसमें एक और बात याद रखो, एक और बात याद क्या रखनी है, जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो क्या सर, 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 1 करते हैं तो हम 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसके अंदर 4 × 3 × 2 × 1 क्या है, 4 × 3 × 1 क्या है सर, 4 × 3 × 1 क्या है सर, 4 फैक्टोरियल है। इस वजह से 5 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ। और सर 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ सर, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 3 × 2 फैक्टोरियल। या फिर क्या लिख सकता हूँ सर, या फिर इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 फैक्टोरियल, इसको भी इस तरीके से लिखा सकता है। इसका मतलब 3 × 2 × 1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, वही मैंने 3 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया 4 × 3 × 1। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी कि हम फैक्टोरियल को कैसे देखते हैं, और ये एक फार्मूला होता है। बस ये वाली चीज़ जो बस जैसे ये लिखा हुआ है ना, बस इसी को वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया है। क्या, n × n-1 × n-2 कहाँ तक सर, 1 तक। क्या कर रहे हैं सर, पीछे एक कम से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, n-1 उससे छोटा n-2, n-2 क्यों छोटा, क्योंकि जो 2 है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, और जिसके आगे माइनस लगा हुआ है जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी माइनस लग जाता है उतनी छोटी हो जाती है। तो n- बड़ा है, n-2 छोटा है, इस तरीके से n-3 n-4 कहाँ तक सर, 1 तक करेंगे। ये n फैक्टोरियल होता है। उम्मीद है फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैसे होगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, जो 7 फैक्टोरियल है उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं सर 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। इसकी बात हो गई है, 7 फैक्टोरियल इंटू 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सर। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल का क्या बचा सर, 7 × 6 बचा, यानी कि 42 आंसर आ गया। आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है सर हमें 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कितनी सर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 × 1 यानी कि 2 ही होती है। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। यस सर, ये लिख सकते हैं 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। सर 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल चला गया सर, 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 6 12 हो जाता है। तो सर 6 11 जा कितना हो गया सर, 6 11 जा कितना हो गया सर, 6 11 जा हो गया 66। इस तरीके से सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को। आगे बात करते हैं। अब परमुटेशन का ये फॉर्मूला है सर, क्या परमुटेशन का ये फॉर्मूला क्या है सर, NPR = n फैक्टोरियल, इसकी बात हो गई, डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल, क्या, डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होगा। इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वाले फॉर्मूले की बात होगी। बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है सर, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन बताने एंड कॉम्बिनेशन। पहले परमुटेशन फाइंड कर लेते हैं, बाद में कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू सर हमें 12 गिवन है, r की वैल्यू सर हमें 2 गिवन है। बस वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले के अंदर और आंसर निकल आएगा। वैल्यू पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले के अंदर और आंसर निकल आएगा। वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे
एन पी आर मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 12 दे रखी है, यानी 12 पी आर मतलब यहाँ पे 2 दे रखी है आर की वैल्यू। जब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, यानी एन फैक्टोरियल यानी 12 फैक्टोरियल एन माइनस आर यानी कि 12 माइनस 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा सर, जब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो 12 माइनस 2 फैक्टोरियल का मतलब 12 में से 2 गया तो क्या बचा सर, 10 फैक्टोरियल बचा। ठीक है, 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल चला जाएगा और 11 इंटू 12 को आप मल्टीप्लाई कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। 11 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर है। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है सर, एन सी आर, सी आर यानी सी से डोनोट करते हैं कॉम्बिनेशन को। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या, इंटू आर फैक्टोरियल। सर दोनों में फ़र्क क्या है इस फॉर्मूले में, ये सर ये भी सेम है, बस फ़र्क क्या, फ़र्क सिर्फ इस आर फैक्टोरियल का है। कॉम्बिनेशन में ये आर फैक्टोरियल डिवाइड के नीचे डिवाइड में एक्स्ट्रा आ जाता है, कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल बस एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी सेम फार्मूला है। बस इसमें भी सर इसमें कॉम्बिनेशन बता देते हैं, परमुटेशन बता दिए। एन की वैल्यू ये दे रखी है, आर की वैल्यू ये दे रखी है। एन सी आर, एन सी आर का मतलब सर 12 सी आर, 12 सी आर। आर क्या है सर, यहाँ पर आर दे रखा है सर यहाँ पर 2 है 2। तो जब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे सर ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर यानी कि 12 माइनस 2 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से पुट करेंगे एन और आर की वैल्यू। बस इसे आगे आप कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूलों को बस देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो 12 माइनस 2 को ले सकते हैं सर हम 10 फैक्टोरियल इंटू 2 को फैक्टोरियल को ले सकते हैं 2 इंटू 1 और 12 इंटू 11 इंटू कितना हो जाएगा सर 10 फैक्टोरियल। कितना, 10 फैक्टोरियल। इससे ये चला जाएगा 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 6 से 11 जा कितना हो गया सर 66। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमें टॉपिक क्या कह रहा है सर, टॉपिक कह रहा है देयर आर एन डिफरेंट वेज, कितने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी हैव टू अरेंज देम लीनियरली। क्या, हमें इनको लीनियरली अरेंज करना है। एन डिफरेंट यानी एन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और हमें लीनियरली उसे अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कितने तरीके से हम उसे अरेंज कर सकते हैं, तो सर उसे हम एन फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितना, एन फैक्टोरियल तरीके से। फॉर एग्जांपल 5 बंदे, 5 बंदों को हमें एक लाइन में अरेंज करना है, लीनियरली अरेंज करना है। जब एक लाइन में 5 बंदों को, 5 अलग अलग बंदे ही तो होते हैं, एक तो होता नहीं है, तो 5 बंदों को जब अरेंज करेंगे तो हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। ये वाली डेफिनेशन ये कह रही है, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है। इसी पॉइंट को हम एक दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं इस पॉइंट की, वो क्या है सर, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए लाइन। जब परमुटेशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट करेंगे एक लाइन में सर वो भी एन फैक्टोरियल होगा, बस दूसरे अंदाज में। यही वाली पहली वाली बात हमने दूसरे अंदाज में कह दी, परमुटेशन की फॉर्म में कह दी। परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, एन फैक्टोरियल होगा। मतलब एक लाइन में 6 बंदों को अरेंज करना है तो सर 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इस पॉइंट को आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है सर, उनको अरेंज करना है एक स्ट्रेट लाइन में, अरेंज करना है एक स्ट्रेट लाइन में। कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला पार्ट दे रखा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उनको अरेंज करना है बस एक स्ट्रेट लाइन में। सर 4 बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं सर, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है सर, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसकी बात हो गई। क्यों सर, क्योंकि सर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सर हम एक लाइन में लीनियरली एन फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि एन फैक्टोरियल तरीके से, यानी 4 बॉयज़ हैं तो 4 फैक्टोरियल तरीके से, प्लस सर गर्ल्स को भी 4 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इजकल टू कितने हो जाएंगे सर 8 फैक्टोरियल तरीके से। तो 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को हम 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है इफ़ ऑल बॉयज़ आर टूगेदर, अगर एक साथ सारे बॉयज़ को रख दें तो क्या परमुटेशन होगा, तो कैसे अरेंज करेंगे लाइन के अंदर हम 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को। कह रहा इफ़ ऑल बॉयज़ आर टूगेदर, अगर सारे के सारे बॉयज़ को एक साथ रख दें। चलो बॉयज़ को एक साथ रख देते हैं। मान लो पहला बॉयज़ है B1, दूसरा जो बॉयज़ है B2, B3, ये इनके नाम रख दिए, और B4, ये 4 बॉयज़ हो गए, उनको एक साथ रख दिया। ठीक है, एक डब्बे में बंद कर दिया। और गर्ल्स ऐसे ही हैं, गर्ल्स को एक साथ नहीं रखा। गर्ल कैसी है सर, एक G1, G2, G3 और G4,
गर्ल्स को अलग अलग रखा, बॉयज़ को एक साथ कर दिया। इसको कैसे अरेंज करेंगे, इसको एक लाइन में कैसे अरेंज करेंगे सर? पहली बात, इनको जब एक साथ अरेंज करा, एक डिब्बे में बंद है, एक साथ अरेंज करा एक डिब्बे में बंद है, एक जब इंटरनली भी इन्हें अरेंज कर सकते हैं। इंटरनली मतलब B1 को B2 की जगह पर चला गया, B2 B3 की जगह पर चला गया, यानी आपस में जब इनको अरेंज करेंगे, 4 बॉयज़ हैं तो उनको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने? 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और 4 ये गर्ल हैं, कितनी? 4 गर्ल हैं। और एक ये जो डिब्बा बना हुआ है, ये भी तो एक, इसी को भी तो अरेंज कर सकते हैं। ये जो डिब्बा बना हुआ है इसको भी अरेंज कर सकते हैं। इंटरनली तो हमने 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लिए। अब 4 गर्ल्स हैं बाहर और एक डिब्बा है, तो यानी कि 5, कितना? तो इंटू 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। टोटल तरीके ये हो गए, टोटल तरीके ये हो गए। इतने तरीके से जब हम सारे बॉयज़ को एक साथ लेंगे तो इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इंटरनली बॉयज़ को 4 फैक्टोरियल तरीके से, और गर्ल्स 4 है और एक डिब्बा, यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। 4 इंटू 5 फैक्टोरियल तरीके से। 4 इंटू 5 फैक्टोरियल तरीके से मतलब क्या? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है सर कितनी? 24 इंटू सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 120। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, वही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है इफ़ ऑल बॉयज़ आर टुगेदर, गर्ल्स कह रही है सर हम भी एक साथ बैठेंगे, तो गर्ल्स को भी एक साथ बिठा दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में गर्ल्स को एक साथ बिठा देंगे, बॉयज़ को भी एक साथ बिठाना है, गर्ल्स को भी एक साथ बिठाना है। ठीक है, बिठा देते हैं। B1 B2 B3 और B4 बॉयज़ को एक साथ बिठा दिया, ठीक है, एक डब्बे में बंद कर दिया। गर्ल्स को भी एक साथ बिठाना है, G1 G2 G3 और G4, ठीक है, गर्ल्स को भी एक डब्बे में एक साथ बिठा दिया। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे सर? 4 बॉयज़ हैं, इंटरनली सर 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सर 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स भी 4 फैक्टोरियल तरीके से इंटरनली अरेंज हो सकती हैं। और सर ये जो 2 डिब्बे हैं ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। इस डिब्बे को उधर ले जाओ और या फिर इस डिब्बे को इधर ले जाओ। इनको 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल तरीके क्या हो गए अरेंज करने के? इतने तरीके हो गए। बस इसे मल्टीप्लाई कर देना, इसकी वैल्यू निकाल कर वही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ परमुटेशन बताने लेटर्स के, और जो वर्ड दे रखा इलाहाबाद, इलाहाबाद जो वर्ड दे रखा है इसके हमें नंबर ऑफ परमुटेशन बताने इसके लेटर के। सबसे पहली बात, ये जो इलाहाबाद है इसके अंदर 9 लेटर हैं। कितने लेटर हैं सर? 9 लेटर हैं सर। टोटल तो हम सर इसे 9 फैक्टोरियल तरीके से इलाहाबाद को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर 9 लेटर हैं तो सर उसे हम 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं सब। और दूसरी बात क्या है, इसमें मेन पॉइंट जो है समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, जब 9 फैक्टोरियल तरीके से सर इसे हम अरेंज कर सकते हैं। सर इसके अंदर जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जैसे एल जो 2 बार दे रखा है, तो जब 2 बार एल दे रखा तो सर उसको इतनी बार यानी उतनी ही तरीके से, यानी 2 फैक्टोरियल से हम उसे डिवाइड कर देंगे। जितने भी लेटर रिपीट हो रहे होते हैं उसी को इतनी फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ए दे रखा है 1 2 3 4, 4 ए दे रखे हैं तो हम इंटू 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी 4 ए दे रखें तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे डिवाइड कर देंगे। टोटल सर हमारे 9 फैक्टोरियल थे, जो रिपीट होते हैं उतने ही फैक्टोरियल से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे हम, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं सर? 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्या? 4 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला जाएगा। आगे देखते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे, जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आएगा। अब आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें आर की वैल्यू बतानी है। क्या? आर की वैल्यू बतानी है। और हमें दे क्या रखा है? अगर 5 इंटू 4 पी आर, 5 इंटू 4 पी आर इक्वल है 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1 के, 5 इंटू 4 पी आर इक्वल है 6 इंटू 5 पी आर माइनस 1 के, तो हमें आर की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे परमुटेशन का। क्या फॉर्मूला होता है परमुटेशन का? वो होता है सर एन पी आर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है सर, बस इसी फॉर्मूले को उसके अंदर यूज़ करेंगे। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और चीज़ों को साथ के साथ अगर आप नोट करें तो अच्छी बात है, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी आपको। अब इस चीज़ को लिख लेते हैं। 5 इंटू लिखा हुआ तो 5 इंटू 4 पी आर को फॉर्मूले के साथ लिखेंगे। 4 पी आर यानी एन पी आर था, 4 पी आर एन पी आर था तो सर हम एन फैक्टोरियल, 4 है तो सर 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, फॉर्मूले में था यानी एन की यहाँ पर तो 4 है तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल। इस तरीके से फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर। इसे लिख सकते हैं सर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर, यानी कि 5 माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर आर माइनस 1 है तो उसे लिख दिया
और यहाँ पर इसका फैक्टोरियल 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। बस जब इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे, इसे तो ऐसे ही उतार लेते हैं, इसे हमने ऐसे ही उतार लिया, इसे हमने यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया। और ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं हम 5 माइनस, जब इसे अंदर माइनस को अंदर ब्रैकेट में ले जाएंगे तो 5 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 और 5 प्लस 1 और 5 हो जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ये नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी 6 माइनस आर फैक्टोरियल, और ऊपर वाली चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं। जब इसे लिखेंगे ये हो जाएगी 6 माइनस आर फैक्टोरियल, और ऊपर क्या बचा सर, ऊपर बचा सर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं सर, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में 4 फैक्टोरियल गिवन है, लेफ्ट साइड में 4 फैक्टोरियल गिवन है। अब इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ से रफ कर लेते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे सर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे बचा क्या सर, यहाँ पर तो सर 1 बचा, और 4 माइनस आर फैक्टोरियल से ऐसे ही उतार लिया, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 माइनस आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं सर, 6 माइनस आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 माइनस आर माइनस 1। क्यों, फैक्टोरियल सॉल्व करना सिखाया था। एन फैक्टोरियल को कैसे लिखते थे, एन फैक्टोरियल को लिखते थे एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, कहाँ तक 1 तक। इस बस वही वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। जब 6 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं 6 माइनस आर माइनस 1 इंटू 6 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस आर माइनस 1 का मतलब है 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 5 माइनस आर यहाँ बचा, 5 माइनस आर तो सर यहाँ पर बचा, ठीक है। और यहाँ कितना बचा सर, 6 माइनस 6 में से 2 गए तो कितना बचा सर, 4 माइनस 2 आर, क्या बचा 4 माइनस आर फैक्टोरियल। बस इसी चीज़ को हमने आगे लिख दिया किस तरीके से, लेफ्ट साइड में तो ये वाली चीज़ बची थी, और सर राइट साइड में 5 माइनस आर इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। बस अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से 4 माइनस आर फैक्टोरियल का बचा क्या सर, बचा हमारे पास 1/5 माइनस आर इजकल टू 6 बचा। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर ले जा रहे हैं, जब इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इजकल टू 6 इंटू, एक सेकंड, क्या सर बचा, लेफ्ट साइड में सर हमारा 1 बचा, ठीक है सर। राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में बचा 6/5 माइनस आर, 6/5 माइनस आर, 5 माइनस आर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर इजकल टू 6। जब आर को उधर लेके जाएंगे तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, और सर 6 को उधर ले जा रहे हैं, 6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 और +5 पहले से ही है, यानी आर की वैल्यू आ गई कितनी, -1। आर की वैल्यू कितनी आ गई सर, आर की वैल्यू आ गई -1। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ये सर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया पिछला, सेम इसी तरीके से उसी प्रोसेस से इस वाले क्वेश्चन करना, उम्मीद है आप कर लोगे। इसमें भी आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इसमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करना है, और इसका आंसर आप कमेंट में जाकर बताइएगा। किसमें, इसका आंसर आप कमेंट में जाकर बताइए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आंसर बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है सिलेक्ट करने हमें 4 फ्रूट्स आउट ऑफ 10 फ्रूट्स। कितने दे रखे हैं सर, नंबर ऑफ फ्रूट हमें कितने दे रखे हैं सर, 10 दे रखे हैं। और सर सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट के यानी कि आर, सिलेक्ट करने यानी कि आर यानी कि 4 दे रखे हैं। सिलेक्ट हमें 4 दे रखे, 10 सर फ्रूट दे रखे हैं, 10 फ्रूट दे रखे हैं, सिलेक्ट करने हैं उसमें से 4 हमें, तो एन की वैल्यू 10 हो गई, आर की वैल्यू 4 हो गई। इसका मतलब कॉम्बिनेशन जब इसके अंदर लगाएंगे, सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब 4 फ्रूट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब सिलेक्ट की बात करते हैं तो क्या करते हैं सर, कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन में एन सी आर ही होता है कॉम्बिनेशन, यानी एन की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखी है, 10C4 कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसका। जब फॉर्मूला लगाएंगे सर, फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है सर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है सर, हमें याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे 10C4 यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बस फॉर्मूला यूज़ करा। जब इस चीज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा सर, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल सर पहले से लिखा हुआ है, ठीक है 4 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है। 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं सर हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है सर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला जाएगा, ठीक है। जब फर्दर सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल चला गया, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और बाकी जो बचा था वो हमने लिख दिया। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और सर 2 से 2 चला गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। क्या बचा सर? ऊपर बचा, ऊपर क्या बचा सर? ऊपर बचा 10 इंटू 3 इंटू 7। जब इसे सॉल्व करोगे तो 210, कितना? 210, क्यों? 7 3 जा 21 इंटू 10, 210 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सेम इसी तरीके से एग्जाम के अंदर आ चुका है, उस क्वेश्चन की बात हम आगे बात करेंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें NC17 की वैल्यू बतानी है और ये दोनों चीज़ हमें इक्वल गिवन है। क्या? ये दोनों चीज़ हमें इक्वल गिवन है, NC7 की वैल्यू बतानी है। बस फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या? फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला आपसे आता ही है। क्या होता है सर? NC9 को क्या लिख सकते हैं? NC9 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, यानी कि आर की जगह पर यहाँ पर 9 दे रखा है तो n माइनस 9 फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल। ठीक है। इजकल टू में जब NC8 को क्या लिख सकते हैं? NC8 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, यानी कि n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। जब इस n फैक्टोरियल को इस n फैक्टोरियल से काट देते हैं और n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, और इस वाली चीज़ को ऐसे रहने देते हैं, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर, यहाँ से n माइनस 9 फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा सर, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या सर? क्या बचा उसे लिख लेते हैं, जो बचा उसे लिख लेते हैं। बचा सर यहाँ पे 1 माइनस 9 इजकल टू में क्या बचा सर? इजकल टू में बचा 1 अपॉन n माइनस 8। कितना बचा? 1 अपॉन n माइनस 8। कितना बचा? 1 अपॉन n माइनस 8, और 1 अपॉन 9 और 1 अपॉन n माइनस 8 इक्वल है। इसका मतलब ऊपर जब भी 1 होता है और दोनों चीज़ इक्वल में होती है तो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है। क्या? जो नीचे वाली चीज़ होती है वो आपस में इक्वल हो जाती है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे इस 8 को उधर ले जाते हैं। जब इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 8, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 17। 9 प्लस 8 कितना होता है? 17। यहाँ पर n की वैल्यू आई है 17। कितनी? n की वैल्यू कितनी निकल कर आई सर? n की वैल्यू निकल कर आई 17। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, क्या? NCn की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या? NCn की वैल्यू होती है 1। जब n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, n की वैल्यू निकल कर आई है 17, और ये हमें बताना था NC17। जब NC17 यानी NCn, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा सर? 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें इसी की वैल्यू बतानी थी, वो हमने निकाल ली। पहले n निकाल लिया, बस n की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। आगे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व उसी तरीके से करेंगे, ये उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको लिख सकते हैं NC5 को फॉर्मूला लगाकर सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, यानी कि n माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल इजकल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, यानी n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी आर फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल। जब इस चीज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला जाएगा। क्या बचा उसे लिख देते हैं। तो ऊपर बचा 1 1, ठीक है, ऊपर 1 1 बचा। इधर क्या बचा? n माइनस 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ वो देख देते हैं। n माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, उसे 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ। और इधर जो था n माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 3, एक कम करते जाओ n माइनस 4, n माइनस 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हमारा गिवन था। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा सर? यहाँ से 3 फैक्टोरियल से सर 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसे लिख देते हैं। क्या बचा सर? 1/5 इंटू 4 बचा। क्या? 1/5 इंटू 4 बचा। इजकल टू में क्या बचा सर? इजकल टू में बचा 1/n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। क्या बचा? 1/n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। ऊपर सर 1 1 है। क्या? ऊपर 1 1 है और दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, तो जो नीचे वाली चीज़ें वो इक्वल हो जाएंगी। 5 इंटू 4 यानी कि 20, ये इक्वल हो जाएगा किसके सर? n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 के। जब इस चीज़ को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा सर? ये वाली चीज़ हमने आगे लिख ली। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब n को n से करेंगे सर n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इस वाली n को इसका करेंगे सर ये हो जाएगा -4n। अब इस 3 को करते हैं, -3 को n से करेंगे तो सर ये हो जाएगा -3n, -3 को 4 से करेंगे तो सर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि प्लस 12। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वल टू में क्या गिवन है सर? इक्वल टू में 20 गिवन है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -4 n माइनस
3n, ये हो जाएगा सर -7n प्लस 12 गिवन है, ठीक है, इक्वल टू में 20 गिवन है, यस सर। अब n स्क्वायर माइनस 7n, क्या n स्क्वायर माइनस 7n, और जब 12 को उधर लेके जाएंगे 20 के पास तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो हमारी ये वाली इक्वेशन निकल कर आई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 8n -7n को जब इसे स्प्लिट करेंगे, -7n को कैसे स्प्लिट करेंगे सर, -7n को लिख सकते हैं हम क्या, n स्क्वायर -7n को लिख सकते हैं -8n प्लस n, बाकी चीज़ चेंज लिखी हुई है, बाकी चीज़ सेम लिखी हुई है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सर, यहाँ से n जो कॉमन आ जाएगा, n जब कॉमन आएगा बचेगा सर n-8 बचेगा, और यहाँ से सर 1 कॉमन आएगा और यहाँ पर n-8 बचा हुआ है इक्वल टू में 0। सर यहाँ से n प्लस 1 इंटू n-8 बचा हुआ है इक्वल टू में 0 गिवन है। या तो ये वाली चीज़ 0 होगी या फिर ये वाली चीज़ होगी। जब ये वाली चीज़ 0 होगी तो सर n की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्यों, जब इसे 0 के बराबर रखूंगा तो सर n की वैल्यू आ जाएगी -1। जब इसे 0 के बराबर रखूंगा, n-8 को कैसे 0 के बराबर रखेंगे सर, n-8 इक्वल टू 0, सर यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 8। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में n की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो n की वैल्यू -1 तो होगी नहीं, तो क्या बचा सर, n की वैल्यू 8 होगी। क्वेश्चन में क्या बताना था सर, क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, क्वेश्चन में हमें बताना था n की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली थी। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इस तरीके तो ना के बराबर मैंने देखा नहीं है एग्जाम इस तरीके के क्वेश्चन। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ मैनी वेज कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मैन एंड 3 वुमेन, कमेटी के अंदर 5 मैन और 3 वुमेन की कमेटी बनी हुई है, तो चूज़ करने 9 मैन में से और 12 वुमेन, 9 मैन और 12 वुमेन में से हमें कमेटी बनानी है 5 मैन और 3 वुमेन की। कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज हम इस कमेटी को बना सकते हैं, कितने तरीके से हम इस कमेटी को बना सकते हैं, ये बताना है हमें। कितने तरीके से बना सकते हैं सर, 9 मैन में से सॉल्यूशन जब इस करेंगे सर 9 मैन में से हमें 5 मैन चूज़ करेंगे, चूज़ कर रहे हैं यानी कि कॉम्बिनेशन, चूज़ कर रहे हैं यानी कॉम्बिनेशन। 9 मैन यानी टोटल जो मैन है वो कितने हैं, यानी 9, यानी कि n की वैल्यू होगी 9 CR यानी कि कितने सेलेक्ट करने हैं सर, 5 सेलेक्ट करने हैं, 5 मैन, तो NC5 यानी 9 में से 5 जो है मैन सेलेक्ट करने हैं वो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी, यस सर समझ में आई। जब इसे सॉल्व करेंगे बस फॉर्मूला लगाना है, NC5 को लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r यानी कि 9 - 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल, बस। अब जो दूसरी चीज़ दे रखी है सर, दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसे और आगे सॉल्व करेंगे। दूसरा दे रखा है सर 12 वुमेन में से 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। जब 12 वुमेन में से 3 वुमेन को सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे सर, 12 वुमेन दे रखी है और 3 वुमेन सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r यानी कि 12 - 3 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, नीचे दे रखा 9 - 5 फैक्टोरियल, 9 - 5 को क्या लिख सकते हैं सर, यानी कि 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इंटू 5 फैक्टोरियल पहले से गिवन है, ठीक है सर। और ये जो 9 लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं सर 9 × 8 × 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सर। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला जाएगा। अब इस वाली चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, आगे देखिए, इसे ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सर 3 × 2 = 6, 6 गया, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब जो बचा 2 × 7 = 14, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आंसर आ जाएगा। जब इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, इसे सॉल्व करेंगे सर, नीचे क्या लिखा हुआ 12 - 3, 12 - 3 का मतलब है सर 9 फैक्टोरियल और सर नीचे 3 फैक्टोरियल पहले से गिवन है। 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल चला जाएगा। जो चीज़ बची, क्या बचा सर, उसे देख लेते हैं। और नीचे 3 फैक्टोरियल, इसे कैसे लिख सकते हैं सर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे जब सॉल्व करेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, और 2 को जब 11 से करेंगे तो 22 आएगा, यानी 2200 यानी कि 220 इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 220 इसका आंसर आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। हमें बताना कहता है, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे, कितने तरीके से हम कमेटी को बना सकते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, जब कमेटी को कितने तरीके से बना सकते हैं सर, जब मैन को चूज़ करा था तो आंसर आया था 126, मल्टीप्लाई जब वुमेन को चूज़ करा था तो आंसर आया 220। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी इतने तरीके से हम कमेटी को चूज़ कर सकते हैं, इतने तरीके से हम कमेटी को चूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, इस
ताले की चाबी आपके पास है, यानी कि इसका आंसर आपको खुद करना है, इसका आंसर आपको खुद करना है। जैसे क्वेश्चन मैंने पिछले करा है, सेम वही वाला लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या NCR प्लस NCR-1 को N+1 CR के बराबर रखना है। इस वाली लेफ्ट वाली साइड को पकड़ना और इसमें फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ना सॉल्व हो तो कमेंट में जाकर बताना, इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। वैसे अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से ईजिली कर ले जाओगे। बस स्टेप वाइज बिना गलती करे सॉल्व करते चले जाना, आंसर अपने आप ये निकल कर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। और यहाँ पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए उसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आपने, ये मान लीजिए। एग्जाम के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।